कि उत्तम खेती मध्यम बाण निकृष्ट चाकरी भीख निदान। लेकिन यहाँ सवाल है उत्तम खेती मध्यम बाण, तुलसीदास के काल में अगर हम बात करें, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मानव जाति के लिए खेती उस दौर में भी उतनी ही बड़ी चीज़ थी और आज भी उतनी ही बड़ी है। नो फार्मर नो फूड, ये इंसान के जीवित रहने के लिए, इंसानी सभ्यता के जीवित रहने के लिए अगर कोई सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी अगर कोई आर्थिक गतिविधि है तो उसमें कृषि निश्चित तौर पर नंबर 1 पे आती है। उस ज़माने में जिसकी ये बात कर रहे हैं, पैसा नहीं था, केवल सामान का आदान प्रदान होता था। या तो किसान या खुद पर निर्भर है, वही मैनेजर है, वही मजदूर है और वही बेचने वाला है। तो ज़मीनें जो हैं थोड़ी थोड़ी हो ली। मेन समस्या क्या है कि जो हमारा उत्पादन है वो आपूर्ति से ज़्यादा है। तो 70 साल में और आज में जनसंख्या कितनी गई, कहाँ पे गए हम लोग। हमने जो खेती की ज़मीनें थी वहाँ पे हमने जो अपने रहने के मकान, शहर, आबादियाँ बसा दी। जो हमारी खराब ज़मीनें थी, शहर बसाएगा वो नोएडा बसाएगा जो कि कलर मतलब बेकार मरुभूमि में बसाया गया। लेकिन जो आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या नाम, जो खेती की ज़मीन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। और अभी भी हमारे पास इतना क्षेत्र खाली है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे खेतियाँ नहीं होती हैं। अगर हमारे यहाँ कोई रेतीली ज़मीन है उसके अंदर हम लोग आयुर्वेदिक कह रहे थे कि आयुर्वेद नहीं होता, एक खेती होती है क्या नाम जो है सतावर की, वो 5 साल तक के लिए आप रख सकते हैं, 3 से 5 साल तक के लिए। आप भारती जी, आप इससे कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं विषय पे रहूँगा। सबसे पहली बात ये थी कि क्या खेती उत्तम है, तुलसीदास के टाइम पे थी, उन्होंने लिखा, आज है कि नहीं। मैं कहता हूँ खेती नीड ऑफ द आवर है, उस दौर में भी थी, आज भी है। नो फार्मर्स नो फूड। अब सवाल आता है दूसरा, इसके 2 अलग अलग विषय हैं, उसको समझना ज़रूरी है। एक है किसी चीज़ का उत्पादन करना। जब हम एक किसान को बात करते हैं तो किसान उत्पादन करता है, वो जानता है कि मुझे हथेली पे सरसों कैसे उगानी है। लोग कहते हैं ना कि असंभव है। भारत का किसान उस तरह की ताकत, हिम्मत, श्रम, लगन, मेहनत जानता है कि उस असंभव काम को करके दिखाता है, हथेली पे सरसों उगा देता है। ये ताकत है मेरे देश की, इस देश के उस बहुसंख्यक समाज की जिसे हम कृषक समाज कहते हैं। और यहाँ सिर्फ खेती वाले जातियों की या समुदाय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। वो भूमिहीन जो हमारे खेतों में काम करता है उसकी भी इतनी ही बड़ी भूमिका है। तो जहाँ तक उत्पादनकर्ता के तौर पे हम देखते हैं, वहाँ हम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा चौधरी साहब की बात से। हम आज भी लगातार अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे मुकाबले जो विकसित देश हैं, हमारे मुकाबले इवन बहुत छोटे छोटे देश जैसे जापान, थाईलैंड, ऐसे मुल्कों की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। चीन जो हमारी जैसी पॉपुलेशन, जैसे अभी जनसंख्या की बात आई बीच में, जनसंख्या होना ये पॉजिटिव है। आप दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हो, कुछ भी पैदा करिए, कुछ भी उगाइए, कुछ भी तैयार कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आपके पास है। आप अमेरिका और यूरोप की तरह आपको दूसरे मुल्कों में मारे मारे नहीं फिरना है, आपका खुद का बाजार है। ये ताकत देती है आपको जनसंख्या। हाँ, इसके साथ कुछ डिमेरिट्स हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि होता है कि हर विषय को पूरी तरह से नकार देना, मेरे ख्याल से वो एक सही दृष्टिकोण नहीं है। अपने आप में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर मैं एक देश के तौर पे बात करूं, एक देश के तौर पे सोचूं, मेरे पास एक जमात है 60-70% लोगों की जो असंभव को संभव कर देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में पैदा करते हैं, अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का फलाहार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, खाद्यान्न हम लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये एक पहलू है, दूसरा पहलू है बाजार, दूसरा पहलू है अर्थ, दूसरा पहलू है इकोनॉमी। Is farming is economical venture? No, it's not. पूरी दुनिया में खेती घाटे का सौदा है। अब वो किसान चाहे अमेरिका का हो या भारत का हो। अमेरिका अपने हिसाब से WTO में कानून बनवा देता है,
ब्राउन बॉक्स सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बना देता है, ग्रे बॉक्स सब्सिडी बना देता है। वो अपने किसान को लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट देता है, ट्रांसफ़र करता है, कैश सब्सिडी देता है। हमने देखा यूरोप में बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने किसान से कहते हैं कि भाई तू इस बार मक्का मत उगा क्योंकि कुल मिला के मक्का बहुत ज़्यादा हो रही है और तेरे को खाली खेत के मैं पैसे दूँगा। हमारे पास उदाहरण है कि जर्मनी में सरकारें वहाँ के किसान को पैसे देती हैं, उनको हॉलिडे ट्रिप्स देती हैं कि आप 2 महीने के लिए जाइए, घूम के आइए, खेती मत करिए 2 महीने। आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा। इकोनॉमिकली सारी दुनिया में खेती घाटे का सौदा है। अब उस घाटे के सौदे को कहीं पे तो सरकारें पूरा कर देती हैं उस घाटे को। भारत की परेशानी ये है कि यहाँ किसान बीच में नहीं है, यहाँ किसान पे आधारित पॉलिसीज नहीं बनती है। किसान किसान कहा तो जाता है। ये वही स्थिति है जैसे हम महिला महिला कहते हैं, लेकिन महिला कहीं है नहीं, दिखती नहीं है, ना संसद में दिखती, ना कार्यालयों में दिखती है, ना वो आधी देश की आधी आबादी आधे हिस्से में दिखती है। हम कहते ज़रूर ऐसे ही हम किसान कहते हैं, लेकिन हम किसान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बना रहे। तो जो भारत का किसान है वो आर्थिक रूप से टूटता जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है उसकी होल्डिंग्स कम हो रही हैं, वो कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा अपनी ज़मीनों को। पुश्तैनी जो पारिवारिक तौर पे जिन लोगों के पास जो ज़मीनें हैं वो हर आने वाली जनरेशन में घट के आधी हो जाती हैं। और नतीजा ये निकलता है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है आज की तारीख में भारतीय किसान के ऊपर, आज हम दुनिया की सुसाइडल कैपिटल हो गए एज फार एज फार्मर्स कम्युनिटी इज कंसर्न। किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाली कम्युनिटी भी है इस देश के अंदर। तो ये 2 अलग अलग पहलू हैं, इनको दोनों को अलग तरीके से समझना होगा। जैसे अभी चौधरी साहब ने कहा कि बाज़ार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बाज़ार नहीं है। मैं खुद, मेरा कोई दूसरा कारोबार नहीं, मेरे पास अपनी पुश्तैनी पुरखों की ज़मीन है, 20 एकड़ मेरे पास फार्मिंग है, 100% ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड है, पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है मेरे पास 80 गायों का डेयरी फार्म है और मैं किसान हूँ। मैं सिर्फ खेती किसानी करता हूँ, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। लेकिन मैं एक एग्री एंटरप्रेन्योर हूँ, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि मेरे पास अपना एक शोरूम है, एक आउटलेट है। मेरे खेत में जो कुछ मैं उत्पादन करता हूँ उसको ब्रांडिंग करके अपने नाम से बेचता हूँ। जो दूध मेरे यहाँ पैदा होता है गायों का, उस दूध को मैं ब्रांडिंग करके बेचता हूँ भारतीय मिल्क स्प्लैश के नाम से। सो बेसिकली आई एम एन एग्री एंटरप्रेन्योर, लेकिन आई एम नॉट द ट्रू फेस ऑफ द इंडियन फार्मर। मुझे देख के भारत के किसान के बारे में आकलन ना करें। सॉरी, मैं 0.00001% भी नहीं हूँ इस देश के किसान के तौर पर। जब मुझे देख के प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, तो आप गलती करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। क्योंकि मैं 20 एकड़ का किसान हूँ, मेरा फैमिली फार्म है, मेरा 20 एकड़ है, 70% फार्मर 2 एकड़ से नीचे आ जाता है। तो आप जब पॉलिसी मेकिंग करते हैं, आपको ये चीज़ें देखनी होंगी, आपको सुविधा देनी होगी, आपको बाजार किसान के पास पहुंचाना पड़ेगा। जी भारती जी, एक सवाल है कि किसान आज भी, हम पीछे की तो बात नहीं करते, हम आज भी प्रेजेंट में रहकर देखते हैं तो 60% से ज़्यादा आबादी अभी भी गांव में रहती है, किसानी करती है। हो सकता है कि 60% किसानी ना करते हों, पर गांव में हैं, उनकी एक आवाज़ है। तो इतनी ज़्यादा जो जनसंख्या का हिस्सा होने के बावजूद भी हमारी पॉलिसीज़ उस तरह से इंक्लाइन नहीं है किसानों के लिए। तो ये दोनों बातें आपस में मैच कैसे क्यों नहीं करती हैं? देखिए, इसको समझने के लिए आपको भारत की संस्कृति और जो हमारी सभ्यता है उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। जब हम किसान की बात करते हैं तो वो एक वर्ग है, किसान एक वर्ग है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इकट्ठी आवाज़, तो इकट्ठी आवाज़ इसलिए नहीं है क्योंकि जो वो वर्ग है वो सैकड़ों हज़ारों टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला भेद धर्म के आधार पे हो जाता है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, दोनों किसान हैं, लेकिन वो बटे हैं। पहला बिखराव, पहला डिवीज़न। फिर आप उस एक धर्म के अंदर सब डिवीज़न, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, 4 वर्ण में बट जाता है। और फिर वो वर्ण जो है हज़ारों जातियों में बट जाते हैं। तो जो वर्ग का संघर्ष इस देश में होना चाहिए था, किसान का, किसान वर्ग का संघर्ष, वो संघर्ष वर्ग का ना होके वो जातिगत बन जाता है। तो वो तो हम ही ने बनाया है, हमने बनाया है, इस व्यवस्था ने बनाया है। क्योंकि जब तक आप देखिए, लगातार निरंतर भगत सिंह के टाइम से भी, अगर आप भगत सिंह के लेख देखेंगे, आपने अभी जिक्र किया आपने उसमें कि भगत सिंह और गांधी का, तो भगत सिंह के टाइम से जाति तोड़ो आंदोलन इस देश में है, उससे पहले है, फूले के टाइम से भी है।
आप पढ़ने का हक नहीं दे रहे थे, शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे थे, महिला को अधिकार नहीं दे रहे थे। और महिला को पढ़ने का अधिकार ऐसा नहीं कि सिर्फ शूद्र वर्ण की महिलाओं को अधिकार नहीं था, इवन ब्राह्मण वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये जो भेदभाव था, ये जो एक डिवाइड है सोसाइटी में, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सोसाइटी, दैट सिस्टम। तो वी नीड टू चेंज इट। अब भगत सिंह ने भी आवाज़ उठाई, फूले ने भी आवाज़ उठाई, अंबेडकर ने भी आवाज़ उठाई, आज भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अलग अलग जातिगत संगठन अपनी जातियों का जहाँ एक तरफ घमंड करते हैं, वही सामाजिक संगठन कहते हैं भाई एक हो जाओ। असल बात यह है कि अगर हम खेती किसानी के संदर्भ में बात करें, वरना ये विषय भटक जाएगा, खेती किसानी में जब तक ये जातिगत संघर्ष के से निकल के वर्ग का संघर्ष नहीं बनेगा, तब तक आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। हाल ही में जो अभी एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ देश के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक इतिहास बना है, 380 दिन कोई आंदोलन चला हो, कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इस आंदोलन को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो जो विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने लगातार इस आंदोलन को बिखेरने की कोशिश की। और बिखेरा किस तरीके से? पहले कहा कि ये एक राज्य का आंदोलन है, सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलित हैं, बाकी तो कहीं देश का किसान आंदोलित नहीं है। डिवाइड, वर्ग को तोड़ा गया। जब वो कामयाब नहीं हुए तो फिर कहा कि ये तो एक जाति का आंदोलन हो गया, और उसमें जो बहुसंख्यक जाति हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहती है, उस जाति के नाम पर इस पूरे आंदोलन को बदनाम किया गया। क्या इन राज्यों में कोई दूसरी जाति किसान नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण किसान नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुर किसान नहीं है? क्या इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर, कश्यप, सैनी, क्या ये लोग नहीं हैं? हमारे यहाँ तो जो छोटी जातियाँ हैं, जिन्हें हम आमतौर पे, जिनका ऐतिहासिक रूप से जो किसान बिरादरियाँ नहीं रही हैं, जेडे एक्ट के बाद, ज़मींदार एवोल्यूशन आने के बाद और 2 बार की सीलिंग के बाद, हमारे गांव, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ दलित समाज, पिछड़े समाज के पास ज़मीन ना हो। वो भी तो किसान हैं, लेकिन आप उनको तोड़ रहे हैं। और ये जब तक इस कमज़ोरी को समाज खुद दूर नहीं करेगा अपने से, आपको अगर वर्ग का संघर्ष नहीं करेंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको अगर अधिकार चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक वर्ग के तौर पर एक आवाज़ बनाना पड़ेगा। एक अच्छी कोशिश हुई, सरकार हारी, 3 कानून वापस हुए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है किसान की, लेकिन अभी भी ये बहुत लंबी लड़ाई है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि जब तक आप जाति, धर्म, समुदाय के आधार से ऊपर उठ के इसको वर्ग का संघर्ष नहीं बनाएंगे, तब तक भारतीय किसान की परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। और ये हम किसानों को ही तय करना है, क्योंकि जो हमसे विपरीत हैं, जो हमारे खिलाफ पॉलिसी मेकिंग करते हैं, वो तो चाहेंगे कि हम डिवाइड हों, वो तो चाहेंगे कि हम बटे रहें। लेकिन हम किसानों को ये सोचना चाहिए कि ये वर्ग का संघर्ष है। किसान एक वर्ग है, उसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई गोत्र है। वो एक है जो खेत में हल जोतता है। अगर वो गेहूं का बीज डाल रहा है तो चाहे वो ब्राह्मण डाल रहा है, चाहे जाट डाल रहा है, उसकी पैदावार तो एक सी आनी है, उसका बाजार का भाव तो एक सा आना है। तो ये सवाल किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं। इस वर्ग के संघर्ष को जिस दिन भारतीय किसान समझ जाएगा, निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि इस किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं इस परिवर्तन की शुरुआत तो हुई है, अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि एक बड़ा स्वरूप लेगा और किसान अपने आप में एक वर्ग संघर्ष के तौर पे स्थापित करेगा अपने को। ये एक मेरा एक पॉजिटिव मेरा आकलन है और मैं आशावान हूँ इसके बारे में। तो आपने कहा कि सरकार तोड़ने की कोशिश करती है, पहले वर्ग के नाम पे, फिर जाति के नाम पे, वगैरह वगैरह। तो क्या इतना आसान है तोड़ना? और क्यों है इतना आसान? किसान की जो सोच है, क्या वो इतनी बिल्कुल बेबुनियाद है कि उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है? उसको कैसे भी करके भड़काया जा सकता है, किसी भी भाषण से, कैसे भी लेख लिखकर हम उसको बरगला सकते हैं। तो किसान क्या नहीं सोचता है इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें अनु जी। पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण भारत है, उसमें शिक्षा का स्तर उस स्तर का नहीं है जैसा शहर के अंदर है। अर्बन एंड रूरल एरिया इंडिया, कहा है किसी ने कि भारत 2 भारत बसते हैं। वो जो 2 भारत बसते हैं वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो भारत गांव में बसता है उसके पास संसाधनों की कमी है, उसके पास शिक्षा की कमी है, और
ये कमी आज से नहीं, बहुत पहले से है। समाजवादियों का आज़ादी के टाइम पे जब लड़ाई संघर्ष हो रहा था, एक बड़ा मशहूर नारा था, कहीं खो गया वो भी, वो समाजवादी भी भूल गए उस नारे को, कि राष्ट्रपति का बेटा हो या निर्धन की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हम लोग अर्जक संघ में आज भी इस नारे को लगाते हैं। सवाल ये है कि जो बौद्धिक संपदा है इस देश की, जो शिक्षा है, चाहे वो गांव का बच्चा है चाहे वो शहर का बच्चा है, उस पे बराबर का हक है। आपने पहला जो काम किया नीतिगत जो आधार पे जो आपने बेईमानी करी, वो ये करी कि शहरों के अंदर तो आपने अलग स्कूल, अलग कोर्सेज, अलग तरह की सुविधाएं, और जो जितना धनाढ्य उतना ही बेहतर सुविधाएं वो पा गया उसका बच्चा। और ग्रामीण भारत को आपने छोड़ दिया, उसको आपने एक समान शिक्षा भी नहीं दी। आपकी किताबों का कोर्स अलग है, और वो बच्चा जब पढ़ लिख के बड़ा होता है और वो जब शहर के बच्चों के साथ कम्पीट करता है तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि 12वीं वो करके आया है और 12वीं ही वो करता है बच्चा जो शहर के स्कूल में पढ़ के आया। लेकिन दोनों में, उनकी भाषा में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी बाकी सब चीज़ों में, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक साक्षर व्यक्ति में भेद होता है। ये भेद शायद गांव के आदमी को हम समझा नहीं पाए। नीतियां उस आधार पे नहीं बन रही है कि आप ग्रामीण समाज को आप शिक्षित कर दें, आप उसे सिर्फ साक्षर कर रहे हैं, का खा गा पढ़ना सिखा रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा। और जो समाज वैज्ञानिक आधार पे नहीं सोच रहा है, उसके पास सिर्फ धार्मिक आधार है सोचने का। और जब वो धार्मिक आधार पे सोचेगा तो फिर जाति, धर्म और वर्ण, इनका भेद बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो धार्मिक है, कैसे छोड़ेगा उन्हें? वो वैज्ञानिक होकर छोड़ सकता है। मैं वैज्ञानिक आधार पे ये कहता हूं कि मेरी जाति और बराक ओबामा की जाति एक है, हम दोनों होम्योसेपियन हैं, क्योंकि ये विज्ञान की परिभाषा है। पूरी मानव जाति एक होम्योसेपियन जाति है, ये विज्ञान की परिभाषा है। ये सोच आप ग्राम के आदमी को दे दीजिए तो वो इस जातिगत आधार से बाहर आ जाएगा। जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं आएगा। आप कितना सहमत हैं इस बात से कि हमें जाति भेद और लिंग भेद और सारे तरह के भेद, ऊंच नीच? मेन बात तो ये है, मुद्दा था कृषि किसानी, ये ले गए उसे राजनीति में, आंदोलन पे ले गए, लेकिन सच कोई स्वीकार करना चाहता ही नहीं। गवर्नमेंट की तो हम दोष देंगे, सब दोष देंगे, गवर्नमेंट नू नहीं कर रही, गवर्नमेंट नू नहीं कर रही। लेकिन हमने कभी ये सोचा हम गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? हमें गवर्नमेंट से चाहिए सब सामान, हम उसे क्या देंगे उस पर कोई विचार नहीं कर रहा। बस हमें चाहिए गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर दे, हम कुछ ना करें। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं जैसे इन्होंने कहा कि बट गए, जातियों में बट गए, जातियों की छोड़ दो, हम परिवारों में बट गए। पहले तो अपने परिवार को एक करो। एक बाप के 4 बेटे, अगर वे चारों साथ रहें तो खेती के संसाधन 1/4 हो जाएंगे तुरंत, और वो अफोर्ड कर सकते हैं। जब वो 4 जगह हो गए, 4 साधन लेने पड़ेंगे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले तो कमी अपनी ढूंढो, सरकार पे दोष मत दो बिल्कुल एकदम। जहाँ संयुक्त परिवार हैं खेती में, वहाँ कोई समस्या नहीं। अगर वो पढ़ भी नहीं रहे तो लेबर की समस्या नहीं, पढ़ रहे हैं तो या तो दुकान करेंगे, अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो रोजगार ले लेंगे। लेकिन हम दूसरे को दोष देते हैं हमेशा। सरकार किस किस का पेट भरे, किस किस को क्या सामान दे? सरकार पे तो साधन ही सीमित हैं। अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो महंगाई की मार आ गई, हम मर गए। क्या मैं अब रुक्का मचरा, पेट्रोल डीजल का रुक्का मचरा, क्या बिक्री कम हुई? आंकड़े हैं। जब महंगाई, आप उस सामान को क्यों खरीद रहे? फिर अपनी गलती नहीं, दोष सरकार का नहीं, पर मजबूरियां भी होती हैं। अब कोई इंसान, उसका व्यवसाय है, वो कहीं जाता है नौकरी के लिए, उसको निकलना पड़ता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो, उनकी समस्या आई। मान लिया सैलरी कम है, वो रोजगार के लिए जा रहा। आप तो शहर में रहे हैं, शाम के समय कितनी मोटरसाइकिल बिना वजह से निकलते हैं, जिन पर 3-3 लड़के रहे। वो मिसयूज है या उपयोग है? थोड़ा और मैं इसलिए इंटरफेयर करूंगा क्योंकि यही समस्या है। अगर आप गंभीरता से समझें, अगर हम समस्या की गंभीरता को समझें कि समस्या क्या है,
तो वही समस्या है जो चौधरी साहब ने अभी कहा। एक नया न्यू इंडिया बन गया है और हमें ये बताया गया है कि आप नागरिक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक बिल्कुल नया होती है। नैरेटिव है ये नया नैरेटिव है। और इस नए नैरेटिव में सबसे ज़्यादा जो पिसेगा वो भारत का किसान ही पिसेगा और पिस रहा है। अभी 3 दिन पहले जो आंकड़ा आया है, मेरा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है, वो कह रही है कि किसान की आय घट गई। हाँ, 27 रुपये बताया, घट गई। ये मैं राजनीतिक विषय नहीं है और ना मैंने राजनीति को मैं लेके आया हूँ, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया जो कि ऐतिहासिक उदाहरण है कि एक 380 दिन का संघर्ष हुआ और वो जीता गया। उसमें क्या सरकार की तरफ से कोशिश हुई? सरकार ने तो बातचीत भी नहीं की। आखिर में आके एक वोट की राजनीति कह लो या प्रेशर कह लो या जो भी उनका इनपुट आया उनके पास, वो बहरहाल वापस हो गए। हमारी आधी जीत उसमें हो गई। लेकिन एमएसपी की लड़ाई तो किसान की आज भी खड़ी है, वहाँ नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक बातों पे नहीं जा रहे। सवाल ये है कि ये जो नया नैरेटिव है, आपने सरकार के लिए क्या किया? दरअसल ये सरकारें सभी निकम्मी हुई हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी सरकार की पॉलिसीज़ के अंदर सुधार की गुंजाइश नहीं थी। हर सरकार की पॉलिसी में सुधार की गुंजाइश तो सब में होती है। अगर आप कहो कि साहब भगवान से ऊपर कोई नहीं, उस भगवान के अंदर भी सुधार की गुंजाइश है। और आप जब पौराणिक कथाएं सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिव जी ने विष्णु को सुधारा, विष्णु ने शिव जी को सुधारा। तो सुधार की एक गुंजाइश तो बात सब जगह आपकी होती है। रोक के एक बात कहूँ, सवाल ये है, चौधरी साहब मैं अपनी बात पूरी चलो। करूँ। सवाल ये है कि जब हम नीति की बात नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार हमें क्या देगी, मैंने ये बताया कि पूरी दुनिया में खेती घाटे का सौदा है। पूरी दुनिया की सरकारें उस घाटे को सब्सिडी से पूरा करती हैं। भारत में कितनी सब्सिडी है? दुनिया में जो सबसे कम सब्सिडी किसानों को मिलती है उनमें से एक भारत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी सो कॉल्ड मिलती थी, और तो कुछ सब्सिडी आज की तारीख में है नहीं, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलती है, वो भी ब्राउन बॉक्स सब्सिडी है और उसको WTO कहता है कि इसको डिसकंटिन्यू करना है। और हमने रिटन कमिटमेंट दिया है दुनिया को कि हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और की हो। सवाल हमें नीति पे बात करनी चाहिए। मेरे लिए नीति बनेगी तो मेरा जो आर्थिक हालात है वो सुधरेंगे। मेरा परिवार अगर संगठित रहता है, अच्छी बात है। मैंने सरकार को क्या दिया इसमें? अगर मेरा परिवार संगठित है तो मैं, आपने सवाल किया था कि आप सरकार के लिए क्या कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि मैं अपना परिवार ठीक करूं। मेरे परिवार को ठीक होने से मैंने सरकार को कुछ नहीं दिया। सरकार नागरिक से, एक साधारण नागरिक से, चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी पेशा है, उससे टैक्स लेती है। हम किसान भी टैक्स देते हैं। हमारे किसानों को बस ये बताया नहीं गया कि आप कितना टैक्स देते हैं। क्योंकि मैं एक एग्री एंटरप्रेन्योर हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि कहाँ लूट हो रही है किसान के साथ संगठित तौर पर। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं, भारत का एक सिंपल कानून है जो सब पे लागू होता है। मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए, आप एक फैक्ट्री है आपकी, आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं और आप जो है उसमें एक टायर ट्यूब बनाते हैं, ठीक? उस टायर ट्यूब को बनाने के लिए जो आप मशीन लाएंगे उस पर आप GST पे करेंगे। उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल लाएंगे उस पर GST पे करेंगे। आप कहीं होटल में जाते हैं उस पर आप GST पे करते हैं और मंथ एंड में आप उसको GST को क्लेम करते हैं। आप उसको कहते हैं GST इनपुट, वो आप क्लेम करते हो। भारत का किसान भी एक उत्पादक करता है। भारत का किसान भी एक प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है। हम ट्रैक्टर खरीद के लाते हैं, GST पे करते हैं। क्या हमें इनपुट कॉस्ट वापस आती है GST? नहीं आती। हम जो फर्टिलाइजर लेके आते हैं GST पे करते हैं। क्या हम इनपुट क्लेम करते हैं? हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट खरीद के लाते हैं, हैवी GST पे करते हैं। क्या हमें मिलता है? अगर एक उद्योगपति को वो मिलता है, एक साधारण दुकानदार को मिलता है, साधारण दुकानदार, वो GST क्लेम करता है। उसने जो खर्चे करे हैं, यहां तक कि जो बिजली का बिल वो पे कर रहा है, उस पर जो GST पे कर रहा है उसको भी क्लेम कर रहा है। तो हम लोग किसान हैं, लाखों करोड़ रुपए का GST हर साल पे करते हैं जो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं सरकार से। हमारे ऊपर भी लगाना पाशी है, हम लगान देते हैं। और इस देश में तो शुरुआती दौर में हम भी उनमें से एक रहे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स भी दिया है, इनकम टैक्स।
क्योंकि तब बड़ी जोत होती थी, बड़े खेती किसानी के ज़मीनें होती थी और उसमें इनकम होती थी, आप टैक्स पे करते लेते थे। आज हम घाटे में हैं, टैक्स लोगे कैसे? सरकार कह रही है कि 4.5 लाख रुपए तक की आप अगर कमाई करते हैं तो आप हमसे, आपका टैक्स फ्री है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो क्या वो फॉर्मूला किसान पे लागू नहीं होता? भारत सरकार अपने आंकड़े से देख ले कितने एकड़ का किसान है। एवरेज 99% मैं बोल रहा हूँ किसान आएगा नहीं दायरे में टैक्स के, 4.5 लाख रुपए वाले में। जब आप उसके खर्चे काट दोगे, जैसे लाला जी के काटते हो ना, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके फार्म हाउस का खर्चा, उसके एयर टिकट ट्रेवल का खर्चा काट। लेकिन नैरेटिव क्या सिखाया जा रहा है? टीवी, प्रोपेगेंडा, मीडिया, नैरेटिव ये कह रहा है कि आप जिम्मेदार नागरिक बनिए, सरकार से कुछ मत मांगिए, क्योंकि अगर आपने सरकार से मांगा तो आप देशद्रोही हैं, आप गलत बात है, आप बहुत बुरे नागरिक हैं। नहीं, सरकार अभिभावक है मेरी, सरकार की जिम्मेदारी है इस देश का प्रत्येक नागरिक। अगर बच्चे को कॉपी पेन की जरूरत है तो वो अपने माँ बाप से ही कहेगा कि मुझे कॉपी पेन चाहिए, और ये जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो उसको कॉपी पेन ला के दे। सरकार हमारा दोस्त नहीं है, अभिभावक है, वो हमें संसाधन दे, हमें नीतिगत दे। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, खेती से रिलेटेड उदाहरण। 2017 में जब हमने अपना डेयरी फार्म शुरू किया, 2014 में, तो हमने गाय, आप चौधरी साहब गांव में ही हैं, आप भी जानते हैं पशुपालन, 3,000 रुपये लीटर का रेट था, यानी 20 लीटर की गाय लगभग 60,000 रुपये की। सरकार की पॉलिसी आई एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के नाम पर, और बाजारों के ऊपर रोक लगा दी गई। ये नीति है सरकार की, केंद्र सरकार की, जिसके खिलाफ कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट गए, और 2017 में, 2014 में वो नीति लागू करी गई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद कि ये गलत कानून है, आपको हर कीमत पे इसे बदलना पड़ेगा, तब सरकार ने नोटिफिकेशन से वो कानून वापस किया। नतीजा क्या हुआ उसका? आज नतीजा यह है कि पाठ पैठ बाजार ध्वस्त, पशुधन की कीमत खत्म। आज 20 लीटर की गाय 40,000 में नहीं बिक रही। 2014 से 2022 आप जो चीज 60,000 की थी वो घट के आपकी कीमत 40,000 आ गई, और आप कह रहे हैं कि हम सरकार से ना मांगे। ये पॉलिसी सरकार की है, ये मैंने नहीं बनाई। आज मेरे यहाँ आवारा मवेशी हैं, क्या हर किसान अपने यहाँ बिजली के झटके के तार लगा लेगा? ठीक है, सरकार अगर आवारा पशु को कंट्रोल नहीं कर सकती तो लगा दे अपने संसाधन से देश के सभी किसानों के यहाँ बाढ़। अल्टीमेटली ये पॉलिसी किसको बनानी है? सरकार को बनानी है। जब सरकार एक पॉलिसी बनाती है कि आइए गुजरात में मैं 1 रुपये फुट मीटर में जमीन देती हूं, तो कोई इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का सपोर्टर ये नहीं कहता कि हम भीख मांग रहे हैं सरकार से, वो कहते हैं ये हमारा हक है, हमें पैकेज चाहिए। उत्तराखंड बना, आपको तो चौधरी साहब याद होगा, 5 साल का टैक्स हेवन दिया गया, आप इंडस्ट्री लगाइए, हम आपसे कोई टैक्स नहीं। क्या इस देश में नैरेटिव चला कि इंडस्ट्री वाले भीख मांग रहे हैं? इंडस्ट्री वालों की क्या जिम्मेदारी है? इंडस्ट्री वाले क्यों अपने घर को नहीं देखते? टैक्स तो देना चाहिए। द फॉल्स नैरेटिव हैज बीन क्रिएटेड एंड वी आर द विक्टिम्स। क्यों? क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा समाज उस तरीके से जागृत नहीं है अपने अधिकार, वो अपने अधिकारों को रहम मांग रहा है, भीख मांग रहा है। सब्सिडी मेरा अधिकार है, सॉरी, भीख नहीं है सरकार की। और अगर ये भीख है तो सबसे बड़ा भिखारी वो है जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो सब्सिडाइज कैंटीन में बैठ के खाना खाता है, जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर रेलवे में जाता है, टोल टैक्स के पैसे नहीं देता है। आप उसको भिखारी नहीं कहेंगे, लेकिन इस देश के अन्नदाता को जो अपना हक मान रहा है, आप ठीक है ना, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। यही तो लड़ाई है, जो आंदोलन चला है। अगर उस आंदोलन के क्रश में जाएंगे, हार्ट में जाएंगे, आपको पता क्या लगेगा कि पूरा आंदोलन इस बात का है कि मेरी फसल के वाजिब दाम मुझे दो। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने अधिकार मांगा है अपना। और हमारे ही लोग, हमारे अपने लोग कह रहे हैं कि साहब आप सरकार से क्यों मांग रहे हो? किससे मांगे? सरकार तय करेगी ना मेरा रेट, सरकार ही तो दे रही है ना मेरा रेट। और ऐसा नहीं है कि वो हमें तय कर रही है। समझना जरूरी है, एविएशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्राइवेटाइज है। भारत के पास एक एयरलाइंस थी, वो भी बेच दी टाटा को, इंडियन एयरलाइंस बिक गई। तो भारत सरकार एमएसपी और एमआरपी क्यों निकालती है एविएशन के लिए? कि दिल्ली से मुंबई का जो टिकट है वो मिनिमम रेट ये होगा और मैक्सिमम रेट ये चार्ज कर सकती है एयरलाइन। क्यों निकालती है?
किसी एविएशन वाले को सुना है आपने कि वो कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हमारे अपने लोग, बहुत सी बार ऐसा होता है और ये हर समाज में होता है कि जब बहुसंख्यक समाज अपने हकों के प्रति लापरवाह हो जाता है, अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह हो जाता है, तो फिर उसका शोषण कोई रोक नहीं सकता। आप उस माइंडसेट में चले गए, तो कारण कुछ भी हो। दुख है हमारे किसानों के, कुछ दुख हैं जो सरकार को एड्रेस करने चाहिए, ये निश्चित तौर वाजिब। पे, और कोई इंटरेस्ट नहीं कर सकता उसे सरकार को ही करना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो और सुरक्षा हो देश की। कुछ दुख तो वाजिब हैं हमारे, जो हमें बिल्कुल सरकार से उम्मीद है और हम चाहते हैं, अपेक्षा भी करते हैं कि सरकार इनको एड्रेस करे। आप कुछ कह रहे थे उस दौरान जब ये हाँ, मैं कह रहा था, ये कह रहे हैं कि सब राजनीतिक दल बेकार है जो आज तक भी आए। चुने किसने? अभी सब लोग ना खड़े हो जाएंगे और कैमरे में, हमारा कैमरा कैमरे की तरफ देखना है और स्माइल करना है, हंसना है और कुछ नहीं करना।